और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु में। तो मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो एक और मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, एक भी मॉडल पेपर मैंने नहीं बनाया। ये मॉडल पेपर्स मैंने सोशल मीडिया और तमाम वेबसाइट्स से कलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको आज ये जो हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है, ये मैं आपको चौथा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें मैं 30 क्वेश्चन आपको डिपार्टमेंटल और 10 क्वेश्चन आपको जीके के मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो, इसलिए इस पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन में मिल सके कि हमारा वीडियो आ गया है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने हमारे वीडियोज़ को अपने जो भी आपने ग्रुप्स बना रखे हैं व्हाट्सएप प्रिपरेशन, उस ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं मॉडल पेपर। दोस्तों, ये रहा मॉडल पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ सॉर्टिंग ऑफिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन आरएमएस ऑफिस। जो आपके छटाई कार्यालय होते हैं वो रेल डाक व्यवस्था के कार्यालयों से कैसे भिन्न होते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए, शॉर्टिंग ऑफिस का काम है बैगों को खोलना, शॉर्टिंग करना। तो इन ऑप्शंस को अगर आप जाएंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। देयर लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आ चुका है। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फिलेटलिक स्टैम्प्स आर फुलफिल्ड थ्रू, यानी जो विदेशी आते हैं, जो विदेश के जो ढेर सारे ऑर्डर्स आपके आते हैं, जो आपके ओवरसीज़ के ऑर्डर्स आते हैं फिलेटली के, वो कहाँ से भेजे जाते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है मुंबई जीपीओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हुई से द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट एज बुक पैकेट। इनमें से किसको जो है बुक पैकेट के माध्यम से नहीं भेजा सकता। तो सही आंसर है पुलिस डायरीज को बुक पैकेट के माध्यम से नहीं भेजा सकता। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, पोस्टमैन एग्जाम या कोई शायद GDS2P या कोई एग्जाम होता है शायद, उसमें ये आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो एशियन पैसिफिक जो पोस्टल यूनियन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है बैंकॉक, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये जो है ये प्रीमियम प्रोडक्ट से है। इन लॉजिस्टिक पोस्ट मिनिमम चार्ज फॉर ए कंसाइनमेंट इज रुपीज़ प्लस डॉकेट चार्ज ऑफ रुपीज़। तो जैसा कि मैंने आपको जो पढ़ाया था प्रीमियम प्रोडक्ट, तभी मैंने बताया था आपको कि जो मिनिमम चार्ज होता है वो कंसाइनमेंट का 50 रुपये, और डॉकेट चार्ज जो होता है 100 रुपये होता है लॉजिस्टिक पोस्ट के मामले में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एलिजिबल एज लिमिट फॉर PMSBY और PMJJY, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो आयु की सीमा यानी उम्र की सीमा है वो क्या है। तो PMSBY के लिए 18 से 55, और सॉरी 18 से 70, और इसके लिए 18 से 50। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसकी होती है 18 से 70, और PMJJY की होती है 18 से 50। व्हाट इज़ द फी फॉर रिकॉलिंग इनलैंड आर्टिकल। तो आप एक जानते हैं, रिकॉल यानी आपने जो आप आर्टिकल भेजा उसको वापस लेना या रास्ते से वापस मंगाने के लिए एक रिकॉल फीस पड़ती है इनलैंड आर्टिकल की। तो इनलैंड आर्टिकल की रिकॉल फीस कितनी है। तो ये है ₹6 पर आर्टिकल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ़ ए पार्सल ऑन बीइंग ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी इट इज़ फाउंड टू कंटेन रिटर्न कम्युनिकेशन नॉट परमिटेड बाय रूल्स। तो पहली चीज़ आपको ये याद आना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि पार्सल के साथ एक कम्युनिकेशन जो होता है वो अलाउड होता है। अब अगर मान लीजिए कोई पार्सल मान लीजिए खुला है, मान लीजिए डाउटफुल लिख गया हो या कोई कारण हो, और अगर आप पार्सल खोला गया देखा गया कि मान लीजिए एक साथ एक लेटर ना होकर के, रिटर्न कम्युनिकेशन ना होकर के कई हैं, तो क्या कार्रवाई की जाएगी, ये इस प्रश्न में पूछा गया। तो उसका सही आंसर है ईच सच कम्युनिकेशन विल बी चार्ज विद दी डबल दी लेटर पोस्टेज। यानी जितने भी उसमें कम्युनिकेशन निकलेंगे, एक कम्युनिकेशन को हम छोड़ देंगे और जितने भी निकलेंगे उसको चार्ज किया जाएगा डबल से, ईच सच कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको पीओ गाइड में बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 9, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। तो अभी आपने देखा होगा PLI डे मनाया होगा, तो ये पूछ रहा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी डाक जीवन बीमा ये कब चालू हुई थी, कब लागू की गई थी। उसका सही आंसर है 1 फरवरी 1884, और इस दिन को PLI डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि IPPB लॉन्च्ड ऑन। तो जो आपका IPPB था उसकी शुरुआत कब हुई थी, पूरे भारत में एक साथ कब हुई थी। तो उसका सही आंसर है 1 सितंबर 2018। 10th का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा ए मनी ऑर्डर बिकम्स वाइड इफ नॉट पेड विद इन। तो ये कह रहा है कि एक धनादेश यानी मनी ऑर्डर है वो वाइड कब हो जाता है। तो वाइड आप जानते हैं कि जारी होने वाला महीना छोड़ करके एक महीने बाद होता है, उसको वाइड मनी ऑर्डर कहते हैं, वाइड यमो कहते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी आपका। इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन इन ए सिंगल पोस्ट कार्ड और ₹50 पोस्टेड इन LV लेटर बॉक्स हाउ मच अमाउंट शुड बी टैक्स्ड। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक पोस्ट कार्ड है, ठीक है, उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन है और लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया गया। तो पोस्ट कार्ड के मामले में ब्रीच ऑफ कंडीशन है, तो आप जानते हैं कि अगर पोस्ट कार्ड का ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो वो लेटर ट्रीट होता है। तो 1 लीटर का क्या कॉस्ट होता है, अब देखिए शुड बी टैक्स्ड ये कह रहा है, तो कितना रुपया उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो मैंने आपको लेटर बॉक्स में बताया था कि जब पोस्ट बॉक्स का अगर पोस्ट कार्ड का मामला हो, पोस्ट कार्ड की ब्रीच ऑफ कंडीशन में केवल डिफिशियंसी लेते हैं, तो क्या होगा, 5 रुपये होता है 1 लीटर का, आप घटा दीजिए 0.50। यहाँ डबल नहीं होता है, पोस्ट कार्ड के मामले में मैंने आपको बताया था कि डबल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, यहाँ डबल कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है पोस्ट कार्ड की ब्रीच ऑफ कंडीशन में वो लेटर ट्रीट होता है, लेकिन उसमें डबल टैक्सेशन नहीं होता, केवल डिफिशियंसी ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है API स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी जो आपकी अटल पेंशन योजना है, APY अटल पेंशन योजना, वो कब लागू की गई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अटल पेंशन योजना वर्ष 2015 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा GPO डिफाइंड इन ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, यानी जो GPO की परिभाषा है वो डाक नियम पुस्तक भाग 5 के किस नियम में है। तो रूल 6 में है। मैंने आपको पढ़ाया भी था जब वॉल्यूम, तो मैंने बताया था कि नियम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल डायरेक्ट और रूल ही आ रहा है, तो इसलिए रूल भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, व्हाट इज द टैरिफ ऑफ ए 150 ग्राम स्पीड पोस्ट बुकड इन दिल्ली GPO एंड डिलीवरेबल एट त्रिवेंद्रम GPO। दिल्ली GPO में कोई स्पीड पोस्ट वस्तु है 150 ग्राम की, वो अगर बुक की गई है और त्रिवेंद्रम में उसकी डिलीवरी होना, तो क्या कॉस्ट आएगी। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ आप रेट याद कर लीजिएगा, चार्ट है स्पीड पोस्ट का। तो इसका सही आंसर है ₹70, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए डिलीवरी नॉर्म फॉर बिजनेस पार्सल फ्रॉम स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, यानी किसी राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी से आना। मान लीजिए दिल्ली से आपको जो है सपोज कीजिए भोपाल जाना है, तो ट्रांजिट नॉर्म क्या होगा बिजनेस पार्सल का, डिलीवरी नॉर्म वही ट्रांजिट नाम यानी वितरण के नाम क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिट नाम पे इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी इन्होंने मॉडल पेपर में रखा है। तो इसका आंसर है 4 to 6 days। द कॉम्पनसेशन टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एयर पार्सल फॉर टोटल डैमेज इज पर पार्सल। अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल के मामलों में कितना रुपया जो है कंपनसेशन पेड होगा, डैमेज है। अब देखिए डैमेज का जो केस है वो टोटल डैमेज यहाँ पे कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 40 SDR। बहुत लोग कहते हैं इस SDR का मतलब क्या होता है, तो ये एक इंटरनेशनल
एक्सचेंज का सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज बनाया गया है मनी, तो इसको कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो ये एसडीआर का फुल फॉर्म होता है ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कस्टम एंड रेगुलेशन फॉर्म नंबर इज यूज्ड फॉर आर्टिकल विद वैल्यू 350 एसडीआर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा 350 एसडीआर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब वीडियोज में नहीं है तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि CN 22 जो होता है वो 300 एसडीआर से कम पर यूज होता है, और CN 23 जो होता है 300 एसडीआर और एबव पे होता है। अब यहाँ से आप पे 350 एसडीआर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा CN 23। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, रजिस्ट्रेशन टैरिफ इंटरनेशनल एयर लेटर इज। इंटरनेशनल एयर लेटर का रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है? तो इनलाइन लेटर का आप जानते हैं कि 17 रुपीज़ है, उसी तरह इंटरनेशनल लेटर का जो है वो 70 रुपीज़ है। ये भी आपको याद कर लेना है, और ये आपका क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट वेबसाइट के मेल पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल फॉर कॉरपोरेट कस्टमर। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको पिछले भी में करा चुका हूँ कि इसमें दो है। अगर बात करेंगे स्पीड पोस्ट की तो 30% है, और अगर हम बात करेंगे एक्सप्रेस पार्सल की या बिजनेस पार्सल की तो 25% है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और ये मैंने, अगर आपको ये क्वेश्चन देखना हो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो जो मैंने पोस्ट अभी वीडियो डाला था, एक मैंने वीडियो डाला लास्ट ईयर एग्ज़ाम का, उसमें ये क्वेश्चन आया है GDS 2 PA और LGO में, तो वहाँ मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बताया है। क्वेश्चन नंबर 21, एडिशनल फी चार्ज फॉर अवेलिंग COD फैसिलिटी फॉर ₹19,000 इज। तो ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया प्रीमियम प्रोडक्ट वाले में कि COD फी कैसे कैलकुलेट करते। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि अगर कोई भी 5,000 रुपये से अधिक है तो उसकी COD फी का जो रेट है वो है 100 + 1% ऑफ जो वैल्यू होगी 5,000 से अधिक की। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, 19,000 का पूछा गया जैसे। अब 19,000 के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो पहले जो है आपका 100 रुपये हो गया, और 14,000 का आपका 1%, ये होता फार्मूला। 14,000 का आप 1% निकालेंगे 140, और ये 100, तो ये आपका टोटल होके 240 रुपीज़ बन जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है 21 का। ये 5,000 से ऊपर की COD के लिए था, अगर 5,000 या इससे कम की COD के लिए तो हमारा पुराना वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ मैंने उसका कैलकुलेट करने का मेथड आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डिलीवरी स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुकड फॉर USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बस बुक की गई है, उसका डिलीवरी स्टैंडर्ड क्या है, तो वह है 4 to 7 डेज। अभी ट्रंप भी आए थे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है उससे। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्काउंट कमीशन फॉर डायरेक्ट आर्टिकल और एबव ₹50,000, यानी 50,000 रुपये से अधिक का कोई अगर डायरेक्ट पोस्ट का आपको व्यवसाय देता है तो उसको आप कितने रुपए का जो है छूट का प्रोविज़न है। क्वेश्चन नंबर 23, तो 5% है, 50,000 से अधिक होने पे 5% डायरेक्ट पोस्ट में छूट है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 टाइप्स ऑफ मेल ऑफिस। 2 प्रकार के मेल ऑफिस कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है, ये मालूम पात से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन ए बल्क मेल सेंटर ए फर्म इज आइडेंटिफाइड एट बल्क मेलर इफ इट इज कैपेबल ऑफ पोस्टिंग एट ए टाइम। BMC बल्क मेल सेंटर थोक डाक कार्यालय मैंने आपको बताया था, तो वहाँ बल्क मेलर की जो है परिभाषा क्या है, तो अगर वो 5,000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल देता है तो उसको बल्क मेलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, M26A क्या है, तो इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये ट्रायल कार्ड होता है, हिंदी में कहते हैं आजमाइशी कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है गलत है।
ट्रायल कार्ड, ये सर्विस पोस्ट कार्ड बिल्कुल सही है। ट्रायल कार्ड इज यूज्ड फॉर, बिल्कुल सही है, एडवांटेजेस रूट के लिए, सबके दस्तखत होते हैं। ट्रायल कार्ड कैन बी इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्रायल कार्ड को स्टेशन बंडल में नहीं इंक्लूड किया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसको किसी भी स्टेशन बंडल में इंक्लूड नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हाउ टू हैंडल टू लेट आर्टिकल, यानी अति विलंबित डाक यानी टू लेट आर्टिकल को कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मोहर लगा दी थी डिटेन्ड लेट फी, नॉट पेड और नेक्स्ट डिस्पैच वाली, तो इसका ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 29, लेटर पोस्टेड इन द नाइट पोस्ट ऑफिस विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फी विल बी, यानी किसी भी रात्रिकालीन डाकघर में आपने जो है लेटर पोस्ट किया है, यहाँ लेट फीड लिखा हुआ है, इसको फीस पढ़ा जाएगा, लेट फीस पढ़िएगा कि तो अगर कोई लेट फीस है तो उसको क्या किया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम वही चीज़ जो टू लेट लेटर के साथ होता है, इस पर एक मोहर लगा दिया कि चूंकि लेट फी नहीं पेड किया, डिटेन लेट फी नॉट पेड, कि विलंबित शुल्क का भुगतान नहीं, और ये अगले डिस्पैच से जाएगी। तो 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब यह है आपका आखिरी विभागीय प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनयूजुअल मेल, तो जो अनयूजुअल मेल है इनमें से कौन सी अनयूजुअल मेल नहीं है। तो ट्रांजिट बैग आपके रेगुलर होते हैं, ये अनयूजुअल मेल की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं, अब पार्ट बी स्टार्ट होता है। जीके के प्रश्न आपको, इसमें जीके के प्रश्न आपके बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो देखिएगा, इन ह्यूमन एलोपीसिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ, हिंदी में मैं कह दूं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा कि गंजापन की बीमारी किससे संबंधित है, किसके नुकसान से संबंधित है, तो वो हेयर से है। इंग्लिश में इस बीमारी का नाम कठिन है, एलोपीशिया कहते हैं, लेकिन हिंदी में तुरंत आप जान जाएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो कहीं कहीं हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है ऐसे क्वेश्चंस के मामलों में आपको बहुत प्रॉफिट बेनिफिशियल रहता है, या आपके जो क्षेत्रीय भाषा में रहता है। अब देखिए, मैच दी फॉलोइंग, इसमें एक दे दिया गया है, इधर प्रमुख इमारतें दे दी गई हैं कुछ, और इधर पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या है। तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का अगर आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत भी आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे बीबी का मकबरा, तो ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए बी का 1, मैं जानता हूँ शेरशाह सूरी टॉम्ब, यानी शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो वो बिहार में है। ठीक है दोस्तों, अब आ गया चंद्रप्रभा सेंचुरी, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब ये बचा हुआ है तो आप नहीं जानते गोल गुम्बद, तो ये कर्नाटका में है। तो इस प्रकार आपका कौन सा आंसर सही हो गया, देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो आपका ऑप्शन सी 32 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, और इस तरह का क्वेश्चन अब काफ़ी ट्रेंड में है। देखिए, रज़िया बेगम वॉज द डॉटर ऑफ, तो रज़िया सुल्तान जो प्रथम महिला शासिका जिसको कहा जाता है, तो वो किसकी बेटी थी। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी बेटी थी, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज शिपोलॉजी, तो ये क्या है। तो जो लोग जो चुनाव का अध्ययन करते हैं, वोट का अध्ययन करते हैं, उसको शिपोलॉजी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस वोटिंग ईटीसी, जैसे जो चुनाव होते हैं, किस सीट को पार्टी को कितनी सीटें गई, क्या मत प्रतिशत रहा, कैसे रहा, तो ये तुलनात्मक जो अध्ययन होता है शिपोलॉजी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 फिर एक मैचिंग से है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ आपका बुक दी गई है, पूछा गया कि राइटर कौन है। तो आप देखिए, बहुत सिंपल, मेघदूत बहुत फेमस है, आप जानते होंगे कि इसको कालिदास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35, अब अगर देखिए आनंद मठ, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा है, और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। तो कई बार अगर आपको इसमें तो ऑप्शन टफ दिए हुए हैं हालांकि, वरना अगर आप एक दो भी जानते तो कई बार क्या होता है कि सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ए के अगर आप तुलना कर लीजिए, तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ए के भी 2 ऑप्शन मिलते जुलते दिए गए हैं, डी के भी काफ़ी ऑप्शन मिलते जुलते दिए गए हैं। तो ये थोड़ा, इसको ऑप्शन को इन्होंने थोड़ा टफ किया है, वरना एग्जाम में कई बार क्या होगा कि आप देखेंगे आपको एक ही आता है और आपको वो आंसर मैच कर जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द विजिट ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिम्स हिस्ट्री
पर्सनैलिटी टू द इंडिया। नीचे इन्होंने कुछ के नाम दिए हुए हैं, थॉमस रो, फैहलिन और फैनचांग। तो इन्होंने पूछा है इनका क्रम से करिए कि ये कब भारत आए थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। तो ये कब भारत आए थे, तो सबसे पहले देखा जाए तो फाहियान भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको कुछ यात्री दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन पहले आया था। सबसे पहले फाहियान के बाद में होयनसांग, और होयनसांग के बाद टॉमस रो। सर टॉमस रो भी कई जगह नाम रहता है। तो इसका सही क्रम क्या है, 231। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फाहियान सबसे पहले आया था, ये भी चीनी यात्री था, होयनसांग भी चीनी यात्री थे। ये आपको हिस्ट्री में पता होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पावर प्लांट से भी अब क्वेश्चन काफ़ी आते हैं अच्छे अच्छे। कैगा पावर प्लांट क्या है? कैगा पावर प्लांट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी नाभिकीय पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 38, अनुसुईया हु गेव sermons टू सीता द वाइफ ऑफ लॉर्ड रामा ड्यूरिंग दियर बैनिसमेंट टू फॉरेस्ट वॉज द वाइफ ऑफ सेज। बैनिसमेंट कह लीजिए, एग्जाइल कह लीजिए, कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता को सती अनुसुईया कहा जाता है, उन्होंने वस्त्र भेंट किए थे। तो वो किस साधु की पत्नी थी? ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो वो अत्रि मुनि की पत्नी थी। 38A, भगवान राम इस समय काफ़ी चर्चा में भी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है। 39, द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज। तो जो मैनग्रूव फॉरेस्ट है, अभी आपने देखा होगा आर्य फॉरेस्ट महाराष्ट्र में, तो काफ़ी उसका विवाद था चर्चा में। तो ये पूछ रहा द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव, यानी सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट कौन सा है, तो वो है भितरकनिका। ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है, लेकिन ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सिग्मो इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ दी। तो एक शिमो फेस्टिवल होता है, तो वो किस समुदाय का फेस्टिवल है? तो ये कोंकणी हिंदू संप्रदाय का फेस्टिवल है। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा जो है आज का ये मॉडल पेपर जो चौथा समाप्त होता है। ये रहे मैथ के प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश में है, और इसको आप सॉल्व करिए, और इसका आंसर जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कल शाम को, होली की शाम को, आपको इसका आंसर जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और अगर फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है पोस्टल एग्ज़ाम गुरु अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने देखा होगा, और रही बात अब आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में, मैं थोड़ा आपको टिप्स दे देता हूँ कि अभी भी आपके पास, अगर आप कल होली है, होली का दिन अगर आप निकाल देते हैं 10 मार्च, तो आपके पास 4 दिन पूरे पूरे बचते हैं, जिसमें आप 14 तारीख को अपने सेंटर्स की ओर हो सकता है निकल जाएं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर अब आप 4 दिन में, अगर आपको मैथ्स बहुत नहीं आती, तो आप मैथ्स के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो 2-3 टॉपिक आप ईजीईटी, बॉड मास, टाइम डिस्टेंस वर्क, ये सब करें। पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपको डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाते तो कुछ टॉपिक आप करिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कर ले जाए, चूँकि जीके तो अब आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैथ्स पे आप फोकस करिए। और अभी भी 4 दिन आपके पास बहुत अधिक है, तो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं, मॉडल पेपर से केवल रिवीजन करिए, क्वेश्चंस को बहुत रटने के चक्कर में मत रहिए, दिमाग में बैठाइए। फिर मैं आपसे एक बार कहूँगा कि अगर आप डिटेल अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। आपका लिमिटेड सिलेबस है, अगर उतनी चीज़ें आपके माइंड में रहीं तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका आएगा आप वो क्रैक कर लेंगे। इसलिए मॉडल पेपर तो आप देखिए, मॉडल पेपर को आप देखते रहिए और ट्राई करते रहिए, लेकिन आप फोकस करिए कि आप डिटेल्ड वीडियो देखेंगे एक बार। और एक बार मैं आपसे कहूँगा कि 4 दिन है, जो भी मेरे डिटेल्ड वीडियो, अगर आप मेरे पूरे वीडियो भी देख डालेंगे तो वो भी 10 घंटे से अधिक नहीं होंगे, 8 ही घंटे हो सकता है, 7 घंटे हो सकता है। इसलिए पर डे एक दिन आप ये बना लीजिए कि मैं जो रिवीजन करूँगा अपनी नोट्स, पहली बात तो नोट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप बनाया है तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, नोट्स देखिए। और जो मेरी डिटेल्ड वीडियो हैं और जो डिटेल्ड एमसीक्यूज़ मैंने करवाए हैं, जहाँ मैंने मॉडल पेपर्स मैंने कराए, तो पहले तो आप डिटेल्ड देखिए, एक बना लीजिए शेड्यूल कि आज मैं ये टॉपिक जो है, जैसे बैंकिंग रेमिटेंस है या प्रीमियम प्रोडक्ट का 1 घंटे का वीडियो है, मास्टर वीडियो है पीएलआई का 1 घंटे का है, फ्रैंकिंग मशीन का 20 मिनट का है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो खुद तक कोई क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन आप डिटेल्ड देखेंगे
पीओ गाइड के वीडियो हैं करीब 4 साढ़े 4 घंटे के। तो आप एक बना लीजिए कि आज मैं पार्ट 1 पूरा ख़त्म कर दूंगा, और नोट्स अगर आपने बनाया तो ठीक है, वरना अब आपके लिए नोट्स के लिए आपके पास समय नहीं है। तो आप उसको जो है डिटेल्ड वीडियो जितनी भी है उसको डिटेल्ड वीडियो आप देखिए, बिल्कुल 10 घंटे से अधिक नहीं, 4 दिन आप 2 घंटे देखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपने लीव नहीं लिया तो आप थोड़ा लीव ले लीजिए। अगर आपकी तैयारी आपको लग रही कम है तो आप लीव ले लीजिए और 2 घंटे पर डे तैयारी कीजिए। और उसके बाद जब तैयारी आप कर लीजिए टॉपिक, तो आप मॉडल पेपर को आवाज़ आप अपने यूट्यूब की म्यूट कर दीजिए और ख़ुद पेपर सॉल्व कीजिए। देखिए आप कितना पेपर कर पाते हैं। कई क्वेश्चन के जो मैंने पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड करिए और ख़ुद ट्राई कीजिए, और सोल्यूशन ना समझ में आए तो हमारा वीडियो आप देखिए। और रही बात जो आपका 14 है, तो आप उस दिन खाली अपने नोट्स तैयार कीजिए और अपने सेंटर पे जाके 1 डेढ़ घंटे अपना देखिए, हो जाइए। लास्ट टाइम में कोई बहुत ज़्यादा याद करने से कोई नहीं, नोट्स आप बनाइए और नोट्स ही देखिए। आप सभी का पेपर अच्छा हो दोस्तों। इसी के साथ आप सभी को फिर अपने ही अंदाज में मैं आपको लिखूंगा हैप्पी होली। और कल होली है, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता दूं। काफ़ी कमेंट आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं सर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं पूरा प्रयासरत हूं कि मैं वीडियो अगली आपकी बनाऊं। और इसी के साथ जो हमारा अगला वीडियो होगा कल होली के बाद में मैं आपको बैंकिंग की पूरी डिटेल वीडियो दूंगा, जिसमें पीओएसबी के सारी स्कीम्स कवर होगी। और मैं आपको पोस्टमैन का जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ, जिसके रिज़ल्ट आज अभी भुवनेश्वर सर्किल ने जारी किया, पोस्टमैन एग्ज़ाम का पेपर भी कल मैं सॉल्व कराऊंगा। और इसको कराने के बाद में थोड़ा बहुत हमारा मेल पोर्शन थोड़ा सा और थोड़ा स्टैम्प वाला पोर्शन बच जाएगा, जिसमें स्टैम्प पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से कम एक क्वेश्चन आने की, 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है। और बैंकिंग से तो कम से कम आपके 2 या 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो ये वीडियो मैं आपको कल पूरा कोशिश करूँगा, कल 10 तारीख है, कि आपका मैं रात को 10 बजे तक या 11 बजे तक आपको अपलोड करा दूँ। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी होली।